अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जनाब आप अपने एक खुशगवार दिन का आगाज़, इस हसीन सुबह का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम के साथ, एक हसीन मुस्कुराहट के साथ और एक गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ कर चुके होंगे जनाब। आज का दिन जो है वो चाय जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा, बिकॉज़ टी इज़ फैंटास्टिक। और जब हमारी टी इज़ फैंटास्टिक है और हमारी जो अपनी टी है, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में भी एक कप ऑफ टी है इस टाइम पे, और यही वो टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि टी इज़ फैंटास्टिक। और हमारी जो चाय है उसकी धूमें तो पूरी दुनिया में मची हुई हैं, सारी दुनिया गवाही देती है कि आर टी इज़ फैंटास्टिक। आज जनाब 6 सितंबर है। बहुत ही एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में। अगर हम माजी के दरीचों से ज़रा पर्दा उठाने की कोशिश करें तो आज ही का वो दिन है जो 1965 को जो हमारे दुश्मन के मज़मूम इरादे थे, नापाक अज़ाइम थे, उनको नाकाम बनाया हमारे अफवाज पाकिस्तान ने। ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने, उनके साथ डट के खड़ी थी अवाम पाकिस्तान। और इन दोनों का जब मिलाप होता है, जब ये सारी अवाम और अफवाज एक ग्रिड पे होते हैं, तो तब हम बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, हम नाकाबिले तस्खीर हो जाते हैं। और वो कहते हैं जनाब, मैं आज के दिन का जो आगाज़ है वो एक शेर से करना चाहूँगी। ये डेडिकेटेड है जनाब हमारी पाक अफवाज को भी और हमारे अवाम को भी। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। और जनाब ये कौन से महाज हैं, ये कौन सी जगह? खाली महाज वो नहीं होता है जो आपने जंग के मोर्चों में ही लड़ना होता है। हम अपनी ज़िंदगी की जंग में अपने अपने महाज पे खड़े हुए, अपना अपना मोर्चा संभाले, अपने अपने हिस्से की वैल्यू एडिशन करने, अपनी कहानी में अपना किरदार अदा करने। और इस कहानी के, इस किरदार की क्या अहमियत है, अगेन जब मैं कहती हूँ ना पाक अफवाज और जो हमारे अवाम हैं, उन सब का अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप अफवाज पाकिस्तान को अलहदा कर दें पाकिस्तान की अवाम से, तो अवाम कहीं नहीं है। ऑब्वियसली हमारे सरहदों के जो महाफिज हैं, जो इस मुल्क के महाफिज हैं, उनके बगैर हमारी आवाम कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर आवाम की सपोर्ट उनके साथ ना हो, उनका जज्बा, उनका प्यार, उनकी दुआएं, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है उन सरहदों पे डटे रहना और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनका मुकाबला करना। तो जनाब आज का दिन हम डेडिकेट करेंगे कुछ उन वाक़यात के ऊपर से भी रोशनी उठा लेंगे, और दूसरा ये कुछ आम आवाम के बारे में भी बात करेंगे कि उनके क्या जज्बात होते हैं। अभी हमने देखा है जना मुश्किल की घड़ी है, सैलाब मुतासरीन की जगह जगह इमदाद हो रही है, और उसमें भी पाक अफवाज जो हैं बहुत मतलब फ्रंट लाइन पे आके अपना किरदार निभा रही हैं। और ख़ाली ये नहीं, जब भी मुश्किल की घड़ी आन पड़ती है तो हम देखते हैं जो अवाम है और जो पाक अफवाज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है इस मुल्क के लिए काम करते हैं। और वो कहते हैं ना, इन्हीं यही वो मोमेंट्स होते हैं जब हमें एक कौम बनने का मौका मिलता है। अगर मैं 1965 की बात करूं तो वहाँ के जो उस वक़्त सरगोदा बेस में फ़ौजियों के लिए कुछ चारपाइयाँ और कुछ चीज़ें कम पड़ गई थी, कुछ बिस्तर कम पड़ गए थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली वहाँ से ऑपरेशनल एक यूनिट था जो वहाँ पे काम कर रहा था। और लोकल एक मस्जिद में ऐलान करवाया गया कि फ़ौजियों के लिए कुछ बिस्तर और चारपाइयाँ चाहिए। और उनका इरादा यही था, उनको ख़्याल यही था कि जी कुछ बिस्तरों का और उनका इंतज़ाम हंगामी बुनियादों पर हो जाएगा। लेकिन जो उस टाइम के कमांडेंट हैं, उनका ये कहना था कि कुछ अरसे के बाद एक जमे अफ़ीर था, एक हजूम था जो साजो सामान के साथ, जो चारपाई और बिस्तरों के साथ वहाँ पे मौजूद था, अपनी सपोर्ट अपने वे में एक्सटेंड करने। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मोमेंट और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें रीइंफोर्स करना होता है। वो कहते हैं ना, तजदीद अहद वफ़ा का दिन, अपने वतन की मट्टी से मोहब्बत के साथ वफ़ा का जो दिन है ना, उसको रीइंफोर्स करना है हमने अपनी ज़िंदगियों में कि कितनी इम्पॉर्टेंट वो घड़ी भी थी, एक मुश्किल घड़ी जिसमें हम सब यूनाइट हुए, हमने उसका मुकाबला किया। और आज की ये घड़ी जब पूरा मुल्क जो है मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सैलाब ज़दगान हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, आज भी हमें एक कौम बन के उभरना है। और जनाब पहले हिस्से में चलते हैं कुछ हम अपनी यूथ की तरफ। हमारे पास जी अमेजिंग से गेस्ट आर्ट मौजूद हैं और उन्होंने 6 सितंबर के लिए
एक गाना स्पेशली डेडिकेट किया 6 सितंबर के दिन को इस मुल्क को, पाकिस्तान को। चलते हैं जनाब अपने अमेजिंग से गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे साथ मौजूद है हनूक अशरफ हैं। अस्सलाम वालेकुम हनूक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच, आपका आपने मैं इनवाइट किया आज के दिन। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक जनाब, हशाश बशार। और कल के मैच के बाद तो मैं और ज़्यादा, परसों के मैच के बाद मैं बिल्कुल जी, वो ऐसे कल की बात लगती है ना, इसलिए मैंने कल का मैच बोल दिया। ये इनफैक्ट जो परसों जो जीत हुई है ना, उसमें भी हमने देखा कि एक कौम बन के आए है ना, एक कौम बन के उभरे। या क्रिकेट मैच हमें एक कौम बन के उभारता है, या कोई मुश्किल की घड़ी। अच्छा जी, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हैदर। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एक मज़ेदार किस्म का जो है सॉन्ग जो है वो लिखा, उसको कंपोज किया और उन्होंने डेडिकेट किया। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ चलती हूँ हनू, कि ये आइडिया कहाँ से आया कि आपने 6 सितंबर पे एक सॉन्ग जो है वो क्रिएट करना है। और वो कहते हैं ना, अपने वतन से मोहब्बत के अपने अपने अंदाज़ हैं, कोई गा कर, कोई पेंट करके, कोई अपने जान का नजराना दे के, कुछ मतलब मुख्तलिफ अंदाज़ है ना अपने प्यार के इजहार के लिए। लेकिन कहाँ से फिर ये आइडिया आया कि आपको 6 सितंबर के लिए सॉन्ग लिखना है? मैं घर में बैठा हुआ था तो एक दिन वैसे ही न्यूज़ वालिद साहब ने लगाई और फ़ौज का सारा कुछ दिखा रहे थे, जंग वगैरह दिखा रहे थे। तो मेरी वालदा कहती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत बहादुर है, क्योंकि उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई कि उन्होंने कैसे जंग लड़ी, कैसे किया। उधर से फिर हम दोनों बैठे हुए थे, मैं और मुश्तबा भाई। हम दोनों ने प्लान किया क्यों ना हम 6 सितंबर को ट्रिब्यूट पेश करें अपनी तमाम आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, कि इनकी वजह से आज हम इस मुल्क में रह रहे हैं आज़ादी के साथ। ज़बरदस्त। अच्छा मुश्तबा, आपने जो है ये सॉन्ग लिखा भी है, आपने कंपोज भी किया है, एंड देन आपने गाया भी है। अच्छा, ये लिखने का तो एक बड़ी एक्सक्लूसिविटी है, एक आर्ट है। तो आपने ये जो इसके जो बोल है, मैं चाहूँगी आप कुछ सुनाए बोल पढ़ के। और ये इतने प्यारे बोल कहाँ से, मतलब ये तो वाकई एक वो कहते हैं ना, शिद्दत है प्यार की, खलूस की, आपके जज्बों की। एक्चुअली हम लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, तो हमारी जो मोहब्बत है वो सबसे पहले अपने मुल्क के साथ है। तो जब ये गाना मुझे हनूक भाई ने कहा कि गाना कुछ करना है, तो मेरे शुरू से ना तकरीबन ये 2 से 3 साल पहले की ना एक लाइन थी, ऐ मेरी ज़मीं मेरे वतन तू शाद रहे, तू हर घड़ी तू हर कदम आबाद रहे। क्या बात है। तो बस उस लाइन को लेकर चले और फिर करते करते फिर एक आपके सामने एक वीडियो की शक्ल उसको बनाई और आवाम उसको बहुत इतने इंतहाई पसंद कर रही है, बस बाकी करम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने इसको कंपोज भी किया, so बेसिकली यू आर अ कंपोजर आल्सो, और आपने कहा कि इसके अंतरे जो हैं वो किसी और ने लिखे हैं, तो फिर आपने ये कैसे कोलैबोरेट किया? इसका हुआ इस तरह था कि आपको पता है एक प्रॉपर शायर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मेरे दोस्त हैं दिलबर मेहदी भाई, तो वो बेसिकली यहाँ पर नहीं है, लिया से होते हैं। तो मेरी कॉल पे उनके साथ ना राब्ते में था, तो मैंने उनको बोला कि मैंने एक शायरी लिखी हुई है अपने मुल्क के लिए, तो मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ। तो फिर जो अंतरे थे उसके 3 अंतरे, तो हम दोनों ने वो मिलकर लिखे और वो आपके सामने फिर। अच्छा, और आपकी पूरी एक टीम बड़ी मज़ेदार किस्म की, आप सब ने मिल के गए जनाब। अभी मैं आपको बताऊं कि जी हमें ज्वाइन किया है रुबाब ने, जो इन्हीं की टीम मेंबर है। रुबाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप मुझे ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था जब आप ये, क्योंकि अब आप एक कोई भी गाना गाते हो ना, उसकी अगर कोई एक्सक्लूसिविटी हो, उसकी कोई एसेंस हो, जैसे कि ये अब 6 सितंबर और आपको एक मौका मिला अपने वतन के लिए अपनी मोहब्बत के इजहार करने का, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई थिंक शायद वो लफ्ज़ों में बयां ही नहीं हो सकता। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मेरे बहुत अच्छे कुलीग्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं, इनके साथ पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। तो इस चीज़ की और एक्साइटमेंट होती है कि आप अपने ही टीम मेंबर्स के साथ उस चीज़ को डबल एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है, हम इस काबिल हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें एज आ टैलेंट के थ्रू, जो हमारे अंदर है, जो अल्लाह की तरफ से एक है। तो बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको हनूक ये सारा गाना फॉर्मुलेट करने में? क्योंकि ज़ाहिर है आपको इसको रिलीज़ भी करना था 6 सितंबर से पहले, एक टाइम लाइन थी, तो कितना अरसा लगा? हमने प्लान किया था 25 अगस्त को। ओके, अच्छा। 25 अगस्त को हम रात को बैठे हुए थे दोनों भाई और चाय पी रहे थे, और साथ ही हमने प्लान किया कि कुछ बनाते हैं। सही। और चाय पीते पीते फिर हमने गाना रेडी किया, अगले दिन वोकल्स किए, फिर हमने शूट प्रॉपर्ली किया। मैं कि इसके ऊपर हमें टोटली 4 दिन के अंदर हमने इसको रेडी कर दिया था सॉन्ग को। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि आप वो गाना भी देखें। चलते हैं वो गाने के कुछ क्लिप्स देखते हैं और फिर वापस आते हैं।
जी जनाब, मेरे घर वतन तू हर घड़ी आबाद रहे, शादो आबाद रहे, क्या मज़ेदार किस्म के सॉन्ग्स हैं। ये जगह कौन सी है? ये जगह आपने बड़ी खूबसूरत सी जगह पे पिक्चराइजेशन की है, और इनफैक्ट जब आपका ये सॉन्ग मैं देख रही थी तो मैं इनफैक्ट खो गई थी। इट इज़ सच अ मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन, और आपने अपने वतन ही के एक कोने का इंतखाब किया है। ऐसे ही है बिल्कुल। ये जगह आप क्या कहते हैं, बता दें? बता दे F9 पार्क जी है ये सबको पता है, F9 पार्क है, और उसके अंदर जो एक छोटा सा ताजमहल है, वहाँ पे जाके आपने अपना इज़हारे मोहब्बत किया। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मज़ेदार किस्म का वाक़या जो इस प्रोग्राम जब 4 लोगों की टीम बनती है और हम देखते हैं कि जी हम कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो क्लैश हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाता है, और हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो इम्पोर्टेंट भी होता है। तो किस तरीके से इतने, क्योंकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त था आप लोगों के पास, तो फिर क्या हुआ? क्या लड़ाई झगड़ा भी हुआ बीच में? ऐसे नहीं वैसे नहीं? अच्छा, हम दोनों का सिर्फ हुआ ज़्यादा मुश्तबा और हनूक का हुआ था। कि इस तरह करो, इस तरह करो, वो करो। ये तो हमारा कल भी हो रहा था अभी कि इसको इस तरह करना है, ये करना है। अच्छा सही है। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं हनूक और नहीं, मेरा हनूक के साथ बहुत होता है, शूट से लेके बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग की। मैं कहती हूँ परफेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने अजीम चीज़ के लिए एक वो टॉपिक है, तो उसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। मैं कहती परफेक्शन हो, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा होता है। ज़बरदस्त। तो क्या चैलेंजेस क्या फेस है? सबसे मुश्किल जब एक आइडिया होता है और उसको आपने एक उस फॉर्म में लेकर के आना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो एक तो टाइम कंस्ट्रेंट था कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम था, और माशाल्लाह यू हैव कम अप विद अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपने फेस किया? चैलेंज ये कि हम इन सबको एक साथ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। इन सबको जो टाइम देते हैं ना, उस टाइम पे आते नहीं है। अच्छा ओके, हाँ, टाइम मैनेजमेंट जनाब बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से वो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है ना, उसमें हम ये चीज रखें। अच्छा, उसके अलावा 1 बजे का टाइम है, 3 बजे आते हैं। फाइनेंस का कुछ वो भी बजट होता है, या आप लोगों को स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, या फिर किस तरीके से आप लेकर के चलते हैं? सारे अपने पॉकेट मनीज जो है ना वो इसमें डालते हैं। एक्चुअली हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है, ऑडियो से लेकर वीडियो तक का, तो वो हमें उस चीज़ की इतनी इशू नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया हम सबको इस फील्ड में, तो इस चीज़ का कभी हमें इशू नहीं रहा। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिला जब आपने ये चीज़ लोगों को प्रेजेंट की, दिखाई, तो रिस्पांस कैसा था? बहुत अमेजिंग। अगर हम गाना निकालें तो उसका इतना रिस्पांस नहीं आता, लेकिन अगर मुल्क के लिए कोई चीज़ निकालें तो बहुत, आपको पता है वहाँ हमारी आजकल आपको वैसे ही पता है सैलाब का कितना हुआ है, तो इसमें एक शेर, हर शेर इतना खूबसूरत है कि आंसू निकल आते हैं। अच्छा, क्या ज़रूरी है मुश्तबा, मुझे ये बताओ, क्या ये ज़रूरी है कि हम प्यार का इजहार करें, चाहे किसी भी फॉर्म में करें? जैसे कि अब आपने कहा ना, कुछ लोग चीज़ें होती हैं ना, हम क्रिटिसाइज़ तो करते हैं एज अ नेशन, हम लोग जज करेंगे, हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, कोई चीज़ गलत हो रही है तो ज़रूर, लेकिन जहाँ मोहब्बत का इजहार है, आपको लगता है हम थोड़ा सा कंजूस हो जाते हैं, और हमें उसका भी ओपनली इजहार करना चाहिए? करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जी रुबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, बिकॉज क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और मैं ये चीज़ कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। जब आप नेगेटिविटी को जितना कम करेंगे इतना बेटर है। चाहे कोई भी चीज़ है, उसके पीछे एफर्ट लगती है, हम 100% कभी नहीं भी दे पाते, लेकिन ये है कि उसके पीछे जो एफर्ट है वो हमें पता होता है कि कितना एफर्ट है, तो एटलीस्ट उस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये चीज़ है, थोड़ा हर्ट होता है इस चीज़ से इंसान, बट इट्स ओके। सही। और सबसे ज़्यादा लीड रोल में कौन आ जाओ? कहते हैं ना, जब एक ग्रुप होता है तो उसमें एक ऑटोमेटिकली जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है ना, वो लीडर बन जाता है। तो आपके ग्रुप का लीडर कौन है? बताएं जी, कौन है लीडर? जी, ये हंस रहे हैं कि सारे लीडर देख, अच्छा सब लीडर हैं, इतने सारे लीडर्स हो जाएं तो उसको चैनलाइज कैसे करते हैं फिर आप? सारे मिलकर ही सारे लोगों ने ना किया, कोई इसमें लीडर नहीं था, ना ही कोई जूनियर था, ना कोई सीनियर था। अगर बाप को कोई चीज़ अच्छी लग रही थी, वो मुझे बताती थी कि यार मुश्तबा ये करो, या हनू को कोई चीज़ अच्छी लगती थी, तो सारे लीडर भी थे, सब ही जूनियर भी थे, सब ही सीनियर भी थे, मिल के एक टीम वर्क में काम किया सबने। ज़बरदस्त। नहीं, अब मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं यूथ को लेकर के आती हूँ और आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ लाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग हैं जो किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी फॉर्म में कुछ अपने वतन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो मोहब्बत का इजहार ही क्यों ना हो। क्योंकि आजकल के इस दौर में जब हर बंदा जो है कहता है जी मैं इमिग्रेशन करवा लूँ, बाहर चले जाऊँ, तो अपने वतन के साथ मट्टी को, जब मैंने कहा ना स्टार्ट में कि तजदीद अहद वफ़ा कर देना, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट, और बड़ी उसकी एक एसेंस को रिवाइव करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच हनूक, मुश्तबा एंड रुबाब। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप जैसे जो यूथ है जो इतना अच्छा काम करें अपनी अपनी कैपेसिटी में, और माशाल्लाह से आपने ये चीज़ सोची भी, कोई मैसेज देके जाएँ आज 6 सितंबर के डे के मौके पे, क्या कहना चाहेंगे हनूक? मैं तो ये कहूँगा, देखें जी कि
हम सब एक कौम है, जब तक हम एक नहीं होंगे मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। हम सबको एक होना पड़ेगा। और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, इसलिए हम सब खुश हैं, इसमें रहते हैं। और जितने लोग ये प्लान करते हैं कि हम बैठ जाएं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। बिल्कुल जी मुश्तबा। बस यही कहूँगा कि यूनिटी के साथ रहें। देखिए अच्छा बुरा लगा रहता है मुल्क में आपके ना, लेकिन आजकल जो सैलाब की सबसे पहले बात करूँगा कि जो जिसकी हो सके काइंडली उनकी मदद कीजिए सैलाब वालों की, और मिल के रहें। बस ज़बरदस्त, ये बहुत आपने बड़े हल्के से बड़े आराम से कह दिया, लेकिन जो ये आपने कहा ना मिलजुल के रहेंगे, बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात है। अगर हम इसके मतलब की गहराई में जाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से यही बॉटम लाइन है कि हमें मिलजुल के रहना है। डिफरेंसेस के साथ, कल्चरल डिफरेंसेस हों, रिलीजियस डिफरेंसेस हों, या ओपिनियन वाइज या आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन मिल के रहे। आपने बड़ी प्यारी बात कर दी बड़े हल्के से अंदाज में, लेकिन बात यकीनन बहुत गहरी थी। जी रुबाब। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ होती है जो बनती है उसके लिए बड़ी एफर्ट्स होती हैं। और मैं जब भी हमारा मतलब अब जैसे फर्स्ट हम जब आए थे आपके पास, देन भी हम इसी टॉपिक को लेकर आए थे, मुल्क के अकॉर्डिंग ही हमारा एक बहुत ही खूबसूरत गाना था। तो मैं यही कहती, तब भी मैंने यही कहा और अभी भी यही कहूँगी कि हमारा मुल्क बड़ी मेहनत से बना है, बहुत मुश्किल से बना है। इसके पीछे जो कुर्बानियाँ हैं शायद हम लोग वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को याद रखें और उस चीज़ की कदर करें। बिल्कुल। और जब हम माजी के दरीचों में जानते हैं, जैसे कुछ लोगों का ये ओपिनियन होता है कि यार क्या है, पास्ट में नहीं रहना चाहिए, हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री से क्या होगा, वो सिर्फ कहानी है, स्टोरी, यू नो द स्टोरी टेलिंग। हर कहानी के पीछे जो आपका माजी होता है उसके अंदर कुछ छुपे सबक होते हैं जिनके साथ आपको सीखना चाहिए और जो आपको आगे के सफ़र के अंदर रहनुमाई भी फराहम करते हैं और कुछ आपके गोल्स होते हैं, आपको क्लैरिटी ऑफ विजन देते हैं कि आपको जाना किस तरफ, आपकी डायरेक्शन देते हैं। तो अगेन जनाब थैंक यू सो वेरी मच रुबाब, मुश्तबा और हनूक, आपका आप आए एंड कीप ऑन डूइंग द सेम वर्क। जनाब अभी वक्त हुआ ज़्यादा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, बट यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज इसके बाद हम आने वाले हैं कुछ अमेजिंग से गेस्ट के साथ और वो सरप्राइज हम ब्रेक करेंगे आफ्टर द ब्रेक, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदेद। और जनाब आज वो क्या कहते हैं जनाब, तजदीद अहद वफा का दिन है, 6 सितंबर का डे है। और इवन दो के पाक अफवाज की तरफ से जितनी भी इसकी सरमोनियल एक्टिविटीज़ हैं, जो इसकी सेलिब्रेशंस है, उसको मुलतवी कर दिया गया है। उनको जो है इजहार यकजहती के तौर पे जो हमारे मुल्क पे ये आफत आन पड़ी है, सैलाब आ चुका है और जितने हमारे इस देश के बासी हैं वो एक मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से एज अ नेशन हम गुजर रहे हैं। लेकिन स्टिल वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों की एसेंस को रिवाइव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस मकसद को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यू नो एक कौम बन के उभरने का ये वक्त होता है कि इस घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में जो है हम एक कौम बन के उभरें और हम उसके बारे में बात करें। वो कहते हैं ना कॉन्स्टेंट रीइंफोर्समेंट। अगेन जब हम कहते हैं कि जी अल्लाह पाक ने हमें ये कहा कि जी नमाज़ पढ़ो, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी हम सबको पता है, लेकिन अजान होती है जो कि हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें नमाज का वक्त हुआ जाता है और हमें नमाज़ पढ़नी है। एज अ मुस्लिम ये हमारी ईमान का हिस्सा। इसी तरह ये बार बार हर लम्हा हर घड़ी अपने आप को ये बताना कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम हैं और एक कौम बनकर उभरना क्यों ज़रूरी है। ख़ास तौर पे यू नो व्हाट, हर कभी भी कोई मुश्किल घड़ी पाकिस्तान के ऊपर आई है, चाहे वो ज़लज़ला आया था या सैलाब आए या कोई भी, अब जैसे इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी कौम एक कौम बनकर उभरी है। तो जनाब हम चलेंगे, हमारे साथ हैं बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं। बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज हमें ज्वाइन किया और हम आज इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जनाब अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे साथ जनाब आज मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर मलिक असद साहब, जो ही इज़ इंडक्टेड इन GTB ब्रांच ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स इन अक्टूबर 2010 और इन लास्ट 12 ईयर्स में इन्होंने बहुत सारी जो है फ्लाइंग असाइनमेंट्स जो हैं वो निभाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सुबह खैर पाकिस्तान।
वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। जी, इनके साथ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर याहिया उबैदुल्ला, और इनकी भी जो इंडक्शन है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो 2011 में हुई है, और अगेन 2011 से ये अपनी खिदमत सर अंजाम देने पाकिस्तान जो है एयरफोर्स में। थैंक यू सो मच स्क्वाड्रन लीडर याहिया उबैदुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग अस। जी अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है वो यू नो व्हाट के जब भी हम देखते हैं ना यूनिफॉर्म में किसी को पहने हुए, एक तो मैं आपको वैसे बताऊं कि एक तो वैसे यू नो वो कहते हैं ना हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, वो जज्बा हुब्बुल वतनी और यू नो वो सारी चीज़ें जो दैट रन्स इन आवर ब्लड वो थोड़ा सा रिवाइव हो जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि यू नो एक सवाल बड़ा कॉमनली आपसे होता होगा, बट ये डिस्कस करना आज के दिन 6 सितंबर के दिन जो डिफेंस डे है बहुत ज़रूरी है। क्या क्या फीलिंग होती है, आई मीन लाइक जब आप ये यूनिफॉर्म पहनते हैं यू नो तो कुछ क्या डिफरेंस होता है? I'll start with saying कि it is always a sense of pride। जिस तरह आपने कहा कि 12 साल हो गए हैं इसी सर्विस में, इसी फोर्स में, डिफरेंट असाइनमेंट्स पे, बट स्टिल देयर हैजंट बीन अ डे दैट हैज़ गॉन बाय कि जब इन द मॉर्निंग आई हैव पुट ऑन माई यूनिफॉर्म एंड आई हैव नॉट फेल्ट दैट फीलिंग ऑफ प्राइड and at the same time a sense of responsibility that if Allah has bestowed this blessing on me कि वो मुझे ये इतनी मुहज़्ज़ब और इतनी रिस्पेक्टेबल वर्दी पहना रहा है, तो a lot is expected out of me as well। और सिर्फ ये वर्दी पहन के इसके फ़ख्र के साथ साथ अगर आप ज़िम्मेदारी का एहसास कर लें तो उस ज़िम्मेदारी को मुकम्मल करने के बाद मज़ीद जो फ़ख्र हासिल होता है आपको, वो अगर आप एक दफ़ा उस फीलिंग को जी लें ज़िंदगी में तो देन यू वांट टू फील दैट फीलिंग अगेन। बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। अच्छा, आपकी तरफ चलते हैं स्क्वाड्रन लीडर या मैं चाहूँगी कि यू नो व्हाट के वो बिल्कुल बात है कि अभी आप लोगों ने माशाल्लाह से यूनिफॉर्म पहनी हुई और आप सब लोग हमारे लिए एज अ नेशन फ़ख्र का बायस हैं, बनते भी रहे हैं, और सब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि टी इज़ वेरी फैंटास्टिक। तो टी हमारी भी बड़ी फैंटास्टिक, अभी हम आपको भी देंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी टी को तो यू नो अब वैसे ही दुनिया जानती है कि आप लोगों की वजह से दुनिया को पता चल सका कि पाकिस्तानी टी कितनी फैंटास्टिक है। लेकिन हम चलते हैं, कुछ आपको माजी की दरीचों में लेकर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद योर चाइल्डहुड, थोड़ी सी मेमोरीज आप शेयर करें। आप कैसे बच्चे थे? क्या आप वो वाले बच्चे थे जो बचपन से जहाज़ पकड़ते हैं और जहाज़ उड़ाते हैं और फिर उस जहाज़ से इस जहाज़ तक का सफ़र कैसा था? तो जस्ट शेयर कुछ आप हमें बताएं, आपका बचपन कैसा था? मैम एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी हम्बल बिगिनिंग्स। उसी तरह जिस तरह आप एक आम बच्चे को देखेंगे, शरारतें करना, तंग करना लोगों को, छोटी छोटी चीज़ों में आगे पीछे शरारतें करना, सही। तो उसी तरह स्टार्ट किया। लेकिन एक शुरू से घर के माहौल की वजह से एक पाकिस्तान का एक एनवायरनमेंट भी ऐसा है, एक था कि कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, और एक फ़ौज को देख के एक अलग सी एक फीलिंग आती है, अगर आप बिल्कुल समझ सकें तो उसमें शुरू से ही था। और प्लस फिर एयरफोर्स के देख के ना शुरू से लगता था कि हमें, क्योंकि एयरफोर्स वो आर्म है जिसमें आप हमेशा ऑफिसर टू ऑफिसर लड़ाई करते हैं। तो वो पुराने हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री भी निकालें जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर, उनका हम सोचते हैं कि किस तरह वो जंग में जाते थे और इस्लाम का बोलबाला बुलंद करते थे। तो उसी तरह एक जज्बा था और उसी तरह फिर यहाँ पे आना हुआ। सही, ज़बरदस्त। नहीं तो आपको बचपन से शौक था फ्लाइंग का? क्योंकि उसके लिए ये होता है ना कि एक स्पेशल स्किल सेट भी रिक्वायर्ड होता है। वो बल्कि आपसे भी हम पूछेंगे कि बड़ी ही क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, वो कहते हैं ना बड़ी हौसला आजमा और सब्र आजमा एक प्रोसेस होता है आपकी ट्रेनिंग का, सिलेक्शन का। तो क्या आपको शौक था या यू नो कई दफ़ा हम ट्रेंड्स को भी फॉलो करते हैं कि आप हर बच्चे की ख्वाहिश है ना कि वो जहाज़ उड़ाए। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, उड़ाने की नहीं, क्योंकि मुझे आई हैव अ फेयर ऑफ फ्लाइंग यू नो। तो दिस इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड व्हाट यू गाइज आर डूइंग, और स्पेशली बीइंग कनेक्टेड टू दिस एयरफोर्स इंस्टीट्यूशन, ये एक और ही नेक्स्ट लेवल है इस यू नो अचीवमेंट का। तो आप मुझे बताएं कि बचपन आपका कैसा था? लाइक आपको फ्लाइंग का बचपन से शौक था या डर भी लगता था जहाज़ उड़ाने से? एक्चुअली माई फादर वॉज ऑल्सो इन द एयरलाइंस। अच्छा, ओके। तो वही शुरू से बचपन से जहाज़ों से वास्ता भी एक था। सही। तो उनको देख के ज़रा वैसे उसमें सेंस में था, और प्लस एक आर्म फोर्सेस का उसमें एक
अमलगेट हो गया तो एक ज़्यादा जज्बा क्रिएट हो गया एयरफोर्स में आने का। सही, ज़बरदस्त जी जनाब। हम बात कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जनाब हमारी टी आ चुकी है और ये टी भी बहुत फैंटास्टिक है। आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया एग्री करती है। तो जनाब आपकी तरफ चलते हैं, स्क्वाड्रन लीडर असद साहब, आप हमें ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन भी मैम जस्ट लाइक एनी अदर किड, शरारतों वाला था, इस तरह एक छोटे बच्चे होते हैं। हाउएवर जहाँ तक अफवाज पाकिस्तान का या पाक फ़ज़ाइया से ताल्लुक़ का सवाल है, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो पाक आर्मी में थे और ही वाज अ मेजर, और वो एक असाइनमेंट पे इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी कौंसिल के दस्तों में तैनात होकर अफ्रीका के मुल्कों में गए थे और वहाँ पे ही उनको शहादत नसीब हुई। तो कहीं ना कहीं फ़ौज के अंदर शमूलियत करना या पाक फ़ज़ाइया को चूज़ करना, I probably carried or inherited this warrior spirit from my father. ज़बरदस्त। और वो आगे कुछ स्पेसिफिकली आर्मी या एयरफोर्स के लिए नहीं था, बट एज सुन एज आई ग्रो अप, टाइम के साथ साथ बड़ा होता गया तो वो शौक़ जो है वो मज़ीद बढ़ता गया। फिर उसमें एक और बड़ा एडिड फैक्टर ये था कि मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ। सही। और सरगोदा शाहीनों का शहर है ऐसे। और सरगोदा में पाक फ़ज़ाइया के जिस तरह की तारीख़ रकम हैं और वहाँ सरगोदा बेस से पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह के पिछले 7 से 8 दहाइयों में कारनामे सर अंजाम दिए हैं, तो आपकी बाय एंड लार्ज भी एक अफिलिएशन, एक एसोसिएशन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप रोज़ सुबह उठ रहे हैं, रोज़ रात को सो रहे हैं, तो आपके करीब वो जहाज़ों की आवाज़, वो टेक ऑफ, वो लैंडिंग्स, शुरू में छोटे बच्चों की तरह आप तंग भी होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको उस चीज़ का एक जुनून डेवलप होता जाता है और कहीं ना कहीं वो उस वॉरियर स्पिरिट उस पर एक वो बॉटम लाइन लगा देता है कि शायद ज़िंदगी में अगर कोई बहुत प्राइड वाला करने का काम है तो यही है। क्या बात है। और फिर जैसे बड़े होते गए, बिल्कुल आपके भी नॉलेज में होगा, पाकिस्तान में वेरियस आर्मी और एयर फोर्स के कैडेट कॉलेजेस हैं जो बड़ी अर्ली एज से इंडक्शन करके एक स्पेसिफिक लाइन पे अपने फ्यूचर वॉरियर्स कह लें या सोल्जर्स कह लें तैयार करते हैं। सही। सो बैक इन 2005 आई जॉइंड PF कॉलेज सरगोदा। ओके। तो I'll say कि from the very beginning pursuing the armed forces of Pakistan was my goal. That was very clear. That was very clear. Okay. So eventually it could not be my father's lines, but I'm still very proud and I'm very happy that I have actually been part of the armed forces. और फिर subsequently जब पाक फ़ज़ाइया में इंडक्शन हुई, this whole flying experience, सो वो हम पायलट्स के बारे में कहते हैं कि हम ना अल्लाह के थोड़ा ज़्यादा करीब होते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बड़ा ऑल्टीट्यूड वाइज आपने बात की क्योंकि आपका ऑल्टीट्यूड वाकई, तो आपको तो दुआएं लिख के देनी चाहिए कि ऊपर जाके हमारे लिए मांगे जल्दी पहुंच जाएंगी। तो वो डेवलपमेंट ऑफ दैट सेंस ऑफ प्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और फिर वक्त के साथ साथ आप मुख्तलिफ एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, एक आम इंसान से लेके एक यूनिफॉर्म इंसान के वो तब्दील हुए पर्सपेक्टिव से क्या देखते हो। बात है वाकई। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो प्राइड वाला और फ़ख्र वाला चीज़ तो है, लेकिन जो मेरे मुल्क की 22 करोड़ अवाम कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड, चाहे वो रेडली हिमा वक्त इस बात का एतराफ़ ना भी करें, लेकिन वो रात को सोने से पहले कहीं ना कहीं इस सेटिस्फेक्शन में सोते हैं कि देयर आर पीपल आउट देयर हु आर बीइंग अवेक सो दैट वी कैन स्लीप इन पीस। क्या बात है। अच्छा, यही चीज़ मैं आपकी तरफ लेकर के जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि स्प्लिट ऑफ द सेकेंड्स का ये होता है। व्हाट, अभी हमने जो रीसेंट इंसिडेंट्स देखे कि जी हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से अचानक से जनाब कुछ वो जो होती है ना साजिश और मुदाखलत हो जाती है। अब उसके अंदर यू डोंट हैव टाइम, और इतना क्रिटिकल, और फिर अपने नर्व्स को इंटैक्ट रखना, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरी, जैसे अभी आपने याया साहब ने भी कहा कि जी पूरी नेशन सुकून से सो रही है, और फिर आपके माशाल्लाह से इतने क्विक एक्शंस और इतना रिस्पॉन्स हमेशा ही, चाहे आप लोग हों चाहे बहरिया हो, कितनी दफ़ा वहाँ की भी सबमरीन्स पकड़ी गई। तो क्या ये बड़ा नर्व टेस्टिंग
सी फील्ड है क्या हर वक्त यू हैव टू बी ऑन योर टोज, क्योंकि यहाँ पे आपके केस में गलती की गुंजाइश निश्ता? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन अभी देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत नर्व टेस्टिंग और बिल्कुल, लेकिन हमारी शुरू से ट्रेनिंग ही इस तरह की जाती है कि इट इज़ लाइक अनदर डे फॉर अस। हमारी रोज़ाना जी बिल्कुल ऐसी ही है एक्चुअली। जैसे आपने 27 फरवरी का भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तो उसमें भी एक्चुअली ऐसे ही था। इट वाज जस्ट अनदर डे, जस्ट अनदर मिशन। उन्होंने कोशिश की दुश्मन ने कि वो वायलेट करें हमारी बाउंड्रीज, लेकिन विद इन मिनट्स वी वर इन एयर और वो हमारे डर से फिर भागे। बिल्कुल। तो इसमें ऐसे ही है कि हमारे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल, इट इज़ आवर पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। दिन हो रात हो, वी आर ऑन अलर्ट, वी आर ऑलवेज रेडी। बिकॉज मैं आपको एक इस पे एग्जांपल एक दे सकता हूँ कि ट्रेनिंग के दौरान हमारे इंस्ट्रक्टर कहा करते थे कि मैं तुम्हें रात में अपनी नींद से उठाऊँ और कुछ पूछूँ तो उस नींद के गुबार में ही तुम उसका जवाब फ़ौरन दे दो। ओके, और सही दो, और बिल्कुल सही दो एक्चुअली ऐसे ही। तो कितनी दफ़ा गलत जवाब दिया आपने अपने इंस्ट्रक्टर को इस ट्रेनिंग प्रोसेस में? शुरू में तो काफ़ी दफ़ा गलत जवाब भी दिए, डांटे भी बहुत खाई। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर्स, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म, वी हैव बीन ट्रेन्ड गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ऐसे सब अभी मैं जब आपकी बात सुनी थी, जैसे इन्होंने भी बताया स्क्वाड्रन लीडर याहिया साहब ने कि बड़ा ही एक इनको मोमेंट था, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है और इतना सख्त क्राइटेरिया। तो जब फाइनली सिलेक्शन हो जाती है और आपको पता चलता है कि ओके फाइन, यू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स नाउ, तो क्या मोमेंट्स होते हैं उस टाइम पे? ये लगता होगा बस दुनिया ख़त्म। मुझे लगता है कि इसे वो कहते हैं ना, बचपन में दुआ मांगा करते थे और अब हंसी भी आती है, अल्लाह मियां बस मेरी ये वाली दुआ पूरी करती, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। तो क्या आपने भी ये वाली दुआ की, अल्लाह मियां बस एयरफोर्स में आ जाए तो फिर मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा? तो वो वाला मोमेंट आया आपके ऊपर? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था। आने से पहले दुआ में सिर्फ यही होता था कि बस किसी तरह एयरफोर्स में हो जाए, तो बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, है ना? और फीलिंग भी आउट ऑफ द वर्ल्ड एक फीलिंग थी जब एक लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर आया हुआ, तो एक्चुअली आई कुडंट बिलीव दैट आई हैव बीन अट्रैक्टेड। क्योंकि आप अगर बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि इट्स अ डिफरेंट ब्रीड, है ना? तो मैं कैसे वो लेटर आपने, वो जो लव लेटर एयरफोर्स ने आपको लिखा कि ओके हमें आप कबूल है, लड़का हमें कबूल है, तो फिर वो आपने रखा हुआ भी संभाल के? जी बिल्कुल, इट इज़ वेरी केप्ट वेरी सेफ, और इंशाल्लाह आई विल कीप इट क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दैट वाज अ वेरी बिग लाइफ चेंजिंग मोमेंट, है ना? एंड आई कैन नॉट फॉरगेट। अभी भी मैं सोचता हूँ तो मैं वो मोमेंट, बाकी चीज़ें आपको भूल जाती है लेकिन वो मोमेंट में कभी नहीं भूल मुझे सकता। गूज बम्स हो रहे हैं ये सोच के कि कि जब आप किसी चीज़ की शिद्दत से ख्वाहिश करो लाइफ में और अल्लाह पाक वो आपको दे दे, एंड देन जैसे कि हमें स्क्वाड्रन लीडर याहिया ने कहा कि इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आपका वो लेटर आपके पास पड़ा और आपके क्या जज्बात थे? फर्स्ट मैम, मेरा भी वो लेटर बिल्कुल अच्छे से संभाल के फ्रेम करवा के। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद रखा हुआ है या आपकी अम्मियों ने संभाला हुआ है? बिकॉज इस तरह के जब उनके लिए भी तो कितना प्राउड मोमेंट है कि उनका बेटा जो है माशाल्लाह से एयरफोर्स में सिलेक्ट हो रहा है और जाके जो है मुल्क की खिदमत करने का इस अंदाज से मौका मिल रहा है। तो ये आपके पास है बिकॉज यू पीपल आर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवलिंग और इन द एयर, तो या ये सेफ कस्टडी में है? ये सेफ कस्टडी में है सिंस वी कीप मूविंग अराउंड। तो आई वुड से कि हमारी जो वालिदाएं हैं उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है कि देयर आर थिंग्स जिनकी एक बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू है अदर देन प्रैक्टिकल वैल्यू, सो दे शुड बी केप्ट रादर सेफर प्लेसेस एंड हैंड्स, सेफ हैंड्स में। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आपका भी यही वाला कुछ इमोशनल कोई वाकया इसके साथ अटैच हो कि जब आपको ये मिला तो फिर क्या उस टाइम पे? बिल्कुल ऐसे था। आई रिमेंबर जब मेरा वो द सिलेक्शन प्रोसेस विच लास्ट फॉर 4 to 6 months गोइंग थ्रू वेरियस टेस्ट जो है वो होता है, तो in those days I was watching a documentary related to fighter flying. क्या बात है? इंटरनेशनल कोई एक्सरसाइज थी, F-18 हॉर्नेट्स फाइटर एयरक्राफ्ट्स की वो थी, एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री थी। दे वर डिस्कसिंग टैक्टिक्स एंड एक्चुअली फ्लाइंग, और फिर उसके बाद डीब्रीफिंग की चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो आई रिमेंबर आफ्टर वॉचिंग दैट डॉक्यूमेंट्री जो आर्म फोर्सेस इन जनरल के लिए वो अर्ज थी, दैट गॉट शिफ्टेड टूवर्ड्स द एयर फोर्स अ लिटिल मोर।
कि अगर जिंदगी में कोई काम करना है तो यही करना है। और फिर आई And you were रिमेम्बर in that process. आई वाज for इन the दैट प्रोसेस selection. कि Okay. इनिशियल टेस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, फाइनल 1 से 2 टेस्ट रहते थे और उसके बाद इफ सिलेक्टेड तो वो लेटर अच्छा, मिलना और था। हर टेस्ट के ऊपर ना एक नर्वसनेस होती है, ऐसा लगता है ये टेस्ट तो खराब ही आना है, क्योंकि इश्तियाक इतना exactly. ज्यादा होता है कि अगर आपका मेडिकल है कि यार कोई बीमारी ना निकल आए, और या आपका जो फिटनेस है, तो वो बड़ा ही एक नर्व टेस्टिंग मोमेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये आर्म फोर्सेस का पेरूजल या ये फील्ड का जो पेरूजल है ना, इसके साथ आपकी अपनी ब्रिलियंस के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, बिकॉज इनसाइड यू आर गोइंग फॉर अ वेरी वेरी बिग फीट। तो कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन से ज़्यादा डिसहार्टनेस का डर ज़्यादा होता है कि ये चीज़ ऐसी है कि ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो हर मरहले पे डर होता था। सुनने में आता था कि इस मरहले पे भी, इस टेस्ट में भी इन वजूहात की वजह से रिजेक्शंस होती हैं। और जो आपके साथ फिल्टर आउट होते हाँ, गए और आप बिल्कुल। आगे बढ़ते गए उनकी तरफ जब आप देखते थे, एंड देन अनदर स्टेप, वो भी तो एक बड़ा Exactly. मरहला होता है। मरहला था। और उसके बाद फाइनली जब स्टेजेस क्लियर हुई और वो फाइनल लेटर रिसीव हुआ, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े मोमेंट्स हैं मेरे लिए। हाँ। एंड out of those 2-3, my selection in Air Force and receiving that letter and then showing it to my mother who had brought me अच्छा, up. रिसीव आपने किया था? मैं घर पे नहीं था, वो बेसिकली घर पे ही वालदा ने ही रिसीव अच्छा, किया वालदा ने रिसीव किया। एंड शी कॉल्ड मी अप कि तेरा वो ना कोई selection लेटर आया है, लेटर आ गया आ है, जाओ। आ जाओ। अच्छा, वो लेटर आ गया है। आई मीन शी वाज श्योर, या उन्होंने कहा कोई लेटर आया है? एक्चुअली शी सेड उनका एयर फोर्स का है, इस पे कुछ इस तरह की बातें लिखी है, दिस इज प्रोबब्ली योर इंडक्शन एंड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस वाला लेटर। अच्छा, उन्होंने सरप्राइज तो ब्रेक कर दिया। सरप्राइज ब्रेक कर दिया उन्होंने। सही। तो जहाँ पे उस वक्त वो सेंस ऑफ प्राइड था, ऑफ कोर्स वहाँ पे वो थोड़ा स्केरी पार्ट भी था, दैट ओके आई एम एक्चुअली गोइंग इनटू दैट फायर। उसके बाद तो कुंदन बन के अभी तो निकलूंगा। पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, तो- जबरदस्त। अच्छा, आई कैन स्टिल सी द स्माइल्स। आई मीन जब इनको हम उन मोमेंट्स पे लेके गए जो इनके ऑब्वियसली लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट्स थे, तो जो रौनक, जो चमक आई है, तो इनका जो पैशन और डेडिकेशन है ना, वो अभी भी मान नहीं पड़ा। लाइक अभी भी वही वलवला, वही करिश्मा जो आज के दिन की है कि व्हाट कहते हैं कि यू आर एट योर बेस्ट वंस यू लव। जो आपका प्यार होता है ना, जो आपका ड्रीम होता है, वो आपका मकसद हयात भी बन जाए। बड़े लकी होते हैं वो लोग जो अपने शौक को परस्यू कर रहे होते हैं, और उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो भी अमेजिंग और मैजिकल होते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू, आप थकते नहीं हो, आपको टाइम का नहीं पता चलता, बिकॉज यू लव व्हाट यू आर डूइंग। ट्रेनिंग का कोई ऐसा वाकया जिसमें आपने कहा कि बस जी अब बहुत क्रिटिकल हो गया मामला, और उस सिचुएशन को फिर आपने कैसे हैंडल किया? इसमें किससे अभी ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा आपको अलग अलग हर्डल्स आते हैं, आपको लगता है कि ये अब ऐसी उस नहज पे मैं पहुंच गया हूँ कि अब मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या मुझे आपको समझ नहीं आती। लेकिन आप जिस फ्रेटर्निटी में होते हैं, आपका साथ ऐसा होता है कि लोग आपको साथ लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं, आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं उस तरह। आपके जो कोर्समेट्स आपके साथ होते हैं, वो आपका जोश दोबारा से कभी आपका डाउन आ जाए, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ। इट्स वेरी टफ। ऐसा अच्छा, नहीं है चलिए कि- असद साहब, हम आपसे ये पूछते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट लेटर की बात की, उस मोमेंट का बताएं जब आपको फर्स्ट सोलो फ्लाइट करनी थी और आप जहाज़ में अकेले थे, व्हाट। और अगेन उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है कि आपका इंस्ट्रक्टर है, बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में होता है कि अच्छा जी यार है, आई एम सेव्ड। बट टेल अस अबाउट दैट फर्स्ट सोलो फ्लाइट, कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस जब आप थे, जहाज़ था और आसमान था और कोई नहीं था? बिल्कुल, जब सोलो मिलती है पहले तो इनिशियली आपको बहुत खुशी होती है, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप टेक ऑफ के लिए जा रहे होते हैं तो एक नर्वसनेस भी होती है। Exactly, और एक डर भी बिल्कुल। होता है कि अभी जो आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर बैठे रहते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जैसे आपने कहा, पता होता है कि कोई आपने ऊंच नीच की भी तो आपके इंस्ट्रक्टर आपके साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ होता है तो दैट फीलिंग एट दैट वेरी मोमेंट इज़ अ फीलिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बिल्कुल, बिकॉज I'm देन sure. आप भूल जाते हैं, डर खौफ सारी चीज़ें आपके जहन से निकल जाती हैं, एंड देन यू आर द मास्टर ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। और फिर आपके नीचे ज़मीन होती है, और आप क्योंकि फिर एक आज़ादी का सेंस भी आपके अंदर आ जाता है कि अब you ये can you जहाज़ feel like you can actually fly, जी बिल्कुल ऐसी है, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक एक्साइटमेंट भी डेवलप होती है साथ में और ज़्यादा कि मैं कर सकता हूँ। और ये उस टाइम फ्रेम में आपका जो पर्सपेक्टिव होता है कि पहले आपको लगता है कि मुझे इंस्ट्रक्टर कह रहा है तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन होनी कि मैं ये तो वाकई कर रहा हूँ,
और आगे भी कर लूँगा। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जी, अभी बात चलते हैं कि अभी हमने देखा कि जनाब सारी जितनी भी सेलिब्रेशंस हैं वो जो है उनको पोस्टपोन कर दिया गया है जस्ट बिकॉज कि हमारा मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजरा है और उसमें हमेशा जो पाक अफवाज हैं, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, नेवी हो या पाक आर्मी हो, उसने बढ़ चढ़ के आउट ऑफ द वे जाके जो है ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी सारी सपोर्ट और हेल्प एक्सटेंड की है, बल्कि मैं कहती हूँ कि जज्बा भी बहुत मोराल बूस्टिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं कहूँगी कि खाली एसेंस वो जो था ना मुश्किल वक्त होते हैं वो खाली ये नहीं होती कि आपके ऊपर हमला हो जाए। आजकल 5th जनरेशन वॉरफेयर का टाइम है, हाइब्रिड वॉरफेयर का टाइम है, इकोनॉमिक वॉर जोन्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, स्ट्रेटिजिक डिफरेंसेस आ गए। अब पाकिस्तान के इस जो सैलाब की वो जो मुश्किल घड़ी कान पड़ी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या असद साहब आप हमें बताइए कि क्या जो है क्या हालात हैं, आपको कुछ इत्तफाक हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उन इलाकों में गई और किस तरीके से रिलीफ वर्क को एक्सटेंड किया जा रहा है? मैम बिल्कुल सही बात की आपने कि आज तक जब भी किसी किस्म का कोई ख़तरा या कोई इस तरह की नागहानी आफत आई है तो अफवाज पाकिस्तान और बिलखसूस पाक फ़ज़ाइया ने जितना मदद हो सके, इमदाद हो सके, किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो करते रहे हैं। और बॉटम लाइन ये है कि मुल्क की हर सूरत हिफाजत करनी है, वो चाहे बाहर हो और कभी किसी इस तरह की आफत में अंदर हो। अब जहाँ पे ये अभी रिसेंट सैलाब का जो एक पूरी आफत है और इससे जितनी भी तबाही बर्बादी हुई है, इसमें भी बिलखसूस पाक फ़ज़ाइया ने मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में मुख्तलिफ़ काम किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सदर्न पंजाब की बाउंड्री विद बलूचिस्तान और सिंध, इसमें जो तकरीबन ये सारा एरिया बनता है, इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर मेडिकल कैंप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, करीब तरीन एयर फोर्सेस के बेसेस, फिर उसके बाद स्पेशली एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से टीम्स वगैरह इस तरह मुकम्मल बन के बिल्कुल फ्लड अफेक्टेड जगहों पे गए हैं, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, मेडिकल कैंप्स के बिल्कुल साथ रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, इमदादी कैंप लगाए हैं। ये ऑन ग्राउंड जो है वो हेल्प हो रही है और उस सिचुएशन को हैंडल करने का एक वो तरीका है। उसके अलावा एरियल तौर पे हेलीबॉर्न ऑपरेशंस हो रहे हैं, ड्रोन से मुसलसल रैकीज़ हो रही हैं 6-8 घंटे उन फ्लड अफेक्टेड जगहों पे, स्पेशली एरिया मैपिंग्स की जा रही हैं कि कितना एरिया मेनली अफेक्टेड है, कहाँ पे ज़मीनी रास्तों से पहुँचा जा सकता है, कहाँ पे कश्तियों से सामान और इमदाद पहुँचाई जा सकती है सेफ़ रास्तों से। तो ये डिफरेंट कैपेसिटीज़ में पाक फ़ज़ाइया, पाक आर्मी और नेवी के साथ मिलके साउथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के एरियाज़ में इस सैलाब से मुतल्लिक़ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जी असद साहब, आपसे ही पूछना है कि ऑब्वियसली बहुत बड़े पैमाने पे डेवस्टेशन हुई है और 3 करोड़ जो लोग हैं वो इस सैलाब से मुतासर हो चुके हैं, 2 लाख बेघर हो चुके हैं, और जो हमें पिक्टोरियल व्यू दिखाया जाता है, आप मुझे बताएं, यू हैव एक्चुअली बीन देयर, तो क्या ऊपर से जो है मनाजिर हैं और क्या वाकई इतने बड़े पैमाने पे तबाही है जो दिखाई गई है या इससे भी ज़्यादा है? एक्चुअली जो दिखाई जा रही है उससे भी ज़्यादा है। जब आप अफेक्टेड एरियाज़ का सर्वेलेंस करते हैं, ऊपर से विज़िट करते हैं, देखते हैं, प्लस ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड रिपोर्ट्स, जिस तरह सर ने बताया कि हमारी ऑन फील्ड कैंप्स रिलीफ के रास्तों से फिर देखना उसको, तो अभी सिचुएशन एक्चुअली और ज़्यादा ख़राब है ऑन ग्राउंड। लेकिन क्योंकि अभी तो दोबारा से बारिशें शुरू हो गई हैं, आज वंस वी आर टॉकिंग हियर, तो फिर आप देख रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में तो आज भी बारिश हो रही है, तो ये इस चीज़ को मतलब एग्रीवेट कर सकती है। जी बिल्कुल ऐसी ही है, बट अभी तो अब एक्चुअली वी आर ऑन अ वॉर फुटिंग इन दिस केस, बिकॉज एक्चुअली लास्ट भी अगर आपको याद हो जब सैलाब आया था, ये उससे भी ज़्यादा डेवस्टेशन इस दफ़ा हुई है। इम्तिहान है, लेकिन इंशाल्लाह हम इससे उसी तरह निपटेंगे जैसे पहले भी निपटा था। इसके लिए जिस तरह सर ने बताया कि डिफरेंट जगहों पे हमारी डेट्स डिफरेंट बना दी गई हैं, फॉरवर्ड बेसिस बना दी गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए हैं, रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए हैं, ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑन डेली बेसिस, आर्ली बेसिस लोगों की हेल्प हो सके, बिकॉज ऑन ग्राउंड कंडीशन इज़ वेरी बैड। अच्छा, जब आप लोग वहाँ जाते हैं और उन एरिया में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से यू आर कन्फाइंड टू योर ओन रिस्पेक्टिव बेसिस और जो भी आपके ड्यूटी के होते हैं, बिकॉज आप लोगों की जो ड्यूटी होती है वो 24/7 होती है। इसमें ऐसे नहीं होती कि हफ्ते की छुट्टी या उस तरह से आप
यू आर ऑन। कैसा लगता है आपको जब आप आवाम के साथ जाते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है जब वो देखते हैं कि फाइनली समवन इज़ देयर टू हेल्प अस? वो उनके चेहरे पे एक निखार देखना कि कोई हमारी मदद को आया है, वो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड तो देता है, लेकिन उम्मीद यही होती है कि इन हालात में आप ना मिलें ना उनसे। मिलें, बिल्कुल। अच्छे हालात हों, अच्छे हालात में उनसे आप विज़िट करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उनके चेहरों पे एक उम्मीद आपको नज़र आती है उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली दे आर इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन राइट नाउ। हमें उनकी मदद करनी है, आगे से आगे बढ़ के मदद करनी है, बल्कि मैं तो कौम से भी कहूँगा कि और ज़्यादा आगे बढ़ें अभी इस टाइम पे। अब बिल्कुल। हमारे भाइयों की, बहनों को हमारी बहुत ज़रूरत है इस टाइम ज़रूरत पे। है, बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है असद साहब, वो ये बताइए कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है या इस तरह से कोई सख्त वक्त आन पड़ता है अर्ज़ पाकिस्तान पे, तो आप लोगों के लिए डबल चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज़ आपको पता है कि दुश्मन भी धाक लगाए बैठा है। तभी हमने देखा कि जब सैलाब की सी जब भी सूरत हाल होती है तो इंडिया की तरफ से पानी मज़ीद स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं पानी। तो एग्जैक्टली कि आपके ऊपर भी ये खदशा कि जी अब आपको बाउंड्रीज़ की हिफाजत भी करनी है, अपनी विजिलेंस वहाँ पर भी उसी तरह दिखानी है, और प्लस एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एडेड जिम्मेदारी ये हो जाती है कि जो आपकी आवाम है उनको भी आपने मदद पहुँचानी है। तो हाउ चैलेंजिंग इज़ दैट इन्वायरमेंट एंड वाई आई एम सेइंग दैट कि जिस तरह अवाम को इनके साथ की ज़रूरत है, इनको भी अवाम के साथ की ज़रूरत है। वो किस तरीके से साथ आपको एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको भी तो हौसला बढ़ाने के लिए किसी का एक अच्छा कहा हुआ फ़िक्रा, किसी का एक अच्छा कहा हुआ साथ, वो आपके हौसला अफजाई के लिए कितना ज़रूरी है। आई वुड जस्ट वांट कि इन दोनों चीज़ों को आप बताएं और डिस्कस करें। मैम बिल्कुल सही बात की आपने। एक ऑल अलोंग रनिंग चैलेंज के हमने बाउंड्रीज़ को सेफ गार्ड करना है, उसके साथ जब इस तरह की कोई एक कैलामिटी हिट करती है तो आपको इंस्टेंटेनियसली उस सारे प्रोसेस में से तो गुजरना पड़ता है कि आई एम हैविंग अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं वो कहा कि इस सारे में बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मुस्लिम और जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग है और अफवाज पाकिस्तान में जिस तरह का कल्चर है, एक अपनी मेहनत और लगन के साथ खुदा की ज़ात और अल्लाह के मुसलसल साथ का जो एक यकीन और ईमान है ना, वो बहुत पुख्ता है और वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है कि मैं नेक नियती से, अपनी लगन से और मेहनत से काम करूँगा और इंशाल्लाह मैं जिस भी रास्ते पर चलूँगा तो खुदा की ज़ात मुझे मदद करेगी। कि अगर मैं निकल के अपने मुल्क के अंदर किसी न किसी जगह पे किसी आफत को या किसी रिलीफ की जगह पे जा रहा हूँ तो खुदा मुझे वहाँ पे भी कामयाब करेगा। फिर जिस तरह स्कॉलर याया ने बात की कि जब आप लोगों से जाके मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इस नीली या उस खाकी वर्दी को देख के उसके आंखों में जो चमक आती है कि अब हमारा किसी न किसी कुछ न कुछ तरीके से हो जाएगा, आप वो महसूस करते हो और आप खुदा का शुक्र के साथ साथ उससे मदद भी मांगते हो कि अल्लाह मुझे इतनी इस्तिताअत दे कि मैं इनको वो रिलीफ और जिस चीज़ की वो मुझे देख के उम्मीद कर रहे हैं वो मैं पूरी कर सकूँ, अपने रिसोर्सेज में रह के जितनी है जितना हो सके। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आई ओ दीज पीपल अ लॉट। तो फिर उसके साथ जब आप जाते हैं और आप बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म पर्सन लोगों का अच्छा रिस्पांस भी देखते हैं कि पाक आर्मी वाले आए हैं, पाक फ़ज़ाइया वाले आए हैं, इनके साथ थोड़ा सा ताउन करके इस तरह एक जो रिलीफ का तरीका है या मेडिकल एड का तरीका है, तो आपको वो एक फीलिंग आती है कि सिर्फ हम नहीं हैं जिनके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी एहसास है कि ये वक्त मुश्किल है, तो इसमें हमें इकट्ठा होके ही इससे लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जो है अपने अमेजिंग मेहमानों के साथ जारी रहेगा। भी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदेद। और जनाब हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू कर रहे थे ऑन द स्क्रीन भी ऑफ द स्क्रीन भी, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो सैलाब की सी सूरत हाल है उसके बारे में जो है जितनी पाक अफवाज हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स है, इन्होंने अपनी जो है बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में ये वर्किंग कर रहे हैं। तो याया साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ जो है एयरफोर्स जो है वहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ सेल्स बनाए हुए हैं या कुछ टेट्स बनाई हुई हैं जो कि वहाँ से ऑपरेट करें। एक्चुअली एयरफोर्स ने बड़ा सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम बनाया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर हेडक्वार्टर, जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होके डिफरेंट बेसिस पे जाती हैं। उसके बाद मेन हमारे एयरलिफ्ट ऑपरेशंस तो नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और फैसल एयरबेस कराची से हो रही है।
उसके अलावा हमने डिफरेंट डेट्स इस्टेब्लिश कर दिए, जैसे अभी सवात में ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो उसके लिए सैदू शरीफ पे एक डेट है, ताकि आर्मी के साथ इन लियाज़ान होकर वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस किए जा सकें। उसी के साथ साथ साउथ की साइड पे जैकबाबाद साइड पे 5 से 6 अलग अलग रिलीफ साइट्स बनाई गई हैं, जहाँ पे डोनेशंस की भी एक्सेस हो और फिर वहाँ से फर्दर ऑन आगे की तरफ भी हम हेल्प आउट कर सकें। इसी तरह अगेन टुवर्ड्स द वेस्ट बलूचिस्तान की साइड पे कोयटा में वहाँ से सेंट्रलाइज्ड एक टास्किंग चल रही है थ्रू आउट द डे रोज़ाना। तो डिफरेंट इस तरह अलग अलग इलाकों पे इसके हमारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस सोशल मीडिया पे भी हम अपना बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप आके हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, जो रिलीफ वर्क, बिल्कुल मैं ऐसा सब आपसे भी यही पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से लोग आपको अप्रोच करें, और अगर कुछ अपनी मदद या इमदाद या कोई भी चीज़ जो है फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? एक तो मैम स्टैंडर्ड तरीका है कि आपको जितने भी ये सैलाब ज़दगान इलाके हैं उनमें पीएफ की डेट्स जो हैं, मेडिकल डेट्स और इमदादी कैंप जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल पेजेस हैं उस पे अवेलेबल हैं बैंक अकाउंट्स और एवरीथिंग, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट डोनेशंस टू पीएएफ या उसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप उन अकाउंट्स पे अपनी डोनेशंस बिल्कुल कर सकते हैं। पाक फ़ज़ाइया के केस में मैं आपको एक वो श्योरिटी या गारंटी देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग पिछले 2 से 3 हफ्तों से उसी सारे प्रोसेस में पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स बना के चीज़ों की लेजिटिमेसी और ओवरऑल चेक एंड बैलेंस किस तरह रखना है कि जितनी भी इमदाद हम तक आ रही है वो ज़ाया ना हो और वो पूरी तरह जो है वो जो लोग उससे अफेक्टीज़ हैं उनको मिल पाएँ। तो इस केस में पाक फ़ज़ाइया का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सा और एक कंप्लीट चेक एंड बैलेंस वाला एक हर बेसिस को फॉरवर्ड बेसिस को एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, उनको सर्टन रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए गए हैं अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑपरेट करने के लिए। तो एक ओवरऑल विजिबिलिटी टू एनी पर्सन इन द कंट्री काफ़ी है जिसके थ्रू वो अप्रोच कर सकते हैं ऑफिशियली डायरेक्टली वॉक इन तरीके से। तो दिस इज़ ऑल सही। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि अभी जब हम बात करें सैलाब की, और वो कहते हैं ना कि हर मुल्क की एक हिस्ट्री होती है, कल्चरल हिस्ट्री होती है। हमारा जो मुल्क है वो भी बड़ी रिच कल्चरल हेरिटेज भी रखता है, और एक हमारी वैसे भी जब से पाकिस्तान जो है वजूद में आया है, एक चल रही है कांस्टेंट हमारी जो टग ऑफ वॉर है हमारे हमसाया ममालिक की। बेशक मैं चाहूँगी कि आज थोड़ा सा रिवाइव किया जो मेमोरीज़ को भी, कि जो 1965 की वॉर में जो आज के दिन जो वाक़यात पेश आए, और उन वाक़यात से, बिकॉज़ वो सारे हमारे हीरोज़ थे जिनकी वजह से शायद आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम और आप इस हालत में बैठे जो बात करें, इसमें हमारे उन लोगों की कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत, उनका वो जज्बा भी शामिल है। तो मैं चाहूँगी कि क्या आप लोगों को क्या होता है वंस यू रिविजिट दोज मेमोरीज, क्योंकि उनसे वी हैव लेसन्स टू लर्न फ्रॉम वो जितने भी वाक़यात हुए, तो क्या कहेंगे आप? मैम इस बारे में यही कहेंगे कि जब से भी हमारा मुल्क हमारे से वजूद में आया है तो हमारे तारीख़ी हरीफ ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला हमारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि आज तक जो 65 और 71 के मार्कों में हमें पाकिस्तान के वजूद में आने की अहमियत और पाकिस्तान की इन इट सेल्फ एग्जिस्टेंस की अहमियत का अंदाज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो 65 और 71 के वॉर हीरोज़ हैं उनके अंदर ये जज्बा और ये जोश मिली था कि मेरे मुल्क की तरफ कोई अगर ऐसे आंख उठा के देखेगा तो जितनी मेहनत से हमने इसको हासिल किया है और जितना दिल लगा के हम इसको दिन और रात के हिसाब से बना रहे हैं, हमें इसको ख़राब करने या इसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहिए। और हमारे लिए वो याद करने के लिए ज़रूरी ऐसे है क्योंकि जैसे जैसे वक्त और दहाइयाँ गुजरती जाती हैं जो बिल्कुल इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं फेड होके प्रैक्टिकलिटी की तरफ जो है वो चीज़ें चलने लग जाती हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान वजूद इस्लाम की वजह से आया और फिर हर कुछ अरसा हर कुछ दहाई के बाद हमने उस इस्लाम की ही सलामती और हिफाजत के लिए हम दोबारा खड़े हुए, तो ये मैं कहूँगा ये एक मुस्लिम स्पिरिट और एक पाकिस्तानी स्पिरिट है जो ऑफ कोर्स हमें 65, 71 फिर सब्सिक्वेंटली ये अभी 27 फरवरी 2019 को ये हमारी तारीख हमारे मुल्क की तारीख में इंशाल्लाह
आगे वाली सदियों में ये बड़े सुनहरे हरूफ हैं और इनको अगर हम ताज़ा रखेंगे, इनकी याद दहानी रखेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को भी पता लगेगा कि पाकिस्तान की इतनी ऊंचाई और इतनी बुलंदी क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात की। और जैसे कि यहाँ पे मुझे कहने में बड़ा फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है दैट इज़ अमंग द टॉप एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। और हमेशा से हम इन्होंने 12 साबित करवाया है जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके अलावा ऑन ग्राउंड जो प्रैक्टिकली इनको चैलेंजेस आए हैं वही हमारे रवायती हरीफ की तरफ से उन्होंने इनको एक्चुअली दे हैव अर्नड दिस बैज ऑफ बीइंग टॉप एयरफोर्स इन द होल वर्ल्ड। लेकिन जो एक चीज़ और बड़ी ज़्यादा जहन में आती है ना जब भी हम किसी भी आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं दैट इज़ डिसिप्लिन, कि ये बड़ी डिसिप्लिन इनकी लाइफ होती है, ऑटो पे चलते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि एज अ नेशन कुछ चीज़ें होती हैं ना अच्छी चीज़ें सीखनी, वी ऑल नीड टू बी डिसिप्लिन। जो फ़र्क है आपके इदारे का कि इसमें टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कहा जाता है ना टाइम इज़ मनी, बट हेयर इन योर डिपार्टमेंट आई थिंक टाइम इज़ लाइफ। कि अगर आपने टाइम का एक आधा सेकेंड भी ऊपर नीचे किया, इवन कि आप देखें कि कुछ ऐसे मौके होते हैं जिसमें आपको यू नो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको इजेक्ट करना पड़ता है जहाज़ से, तो उसमें भी टाइमिंग इज़ इवन अदरवाइज भी। तो हाउ इम्पॉर्टेंट कि मैं कहूँगी आप आवाम को मैसेज दें कि हाउ कैन दे इनकलकेट दैट डिसिप्लिन इन देयर लाइफ, या उसके लिए फिर एक डंडा ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, एक्चुअली डंडा ट्रेनिंग की आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई ज़रूरत है। अगर आप इस्लाम के ही हर्फ से उठा के देखें तो उसमें ही इतना डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। बिल्कुल, अगर आप दिन की 5 वक्त की नमाज ही टाइम पे पढ़ें तो वही एक आपको डिसिप्लिन, एक ठहराव, साथ में किस तरह ज़िंदगी में आपने चलना है, आगे बढ़ना है, वो आपको सिखा देता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो डिसिप्लिन आपके अंदर से आता है। एक ये रियलाइजेशन होना कि डिसिप्लिन, जिस तरह आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं कि टाइम इज़ मनी और इधर आप कहती हैं कि टाइम इज़ लाइफ, बिल्कुल ऐसी ही है कि स्प्लिट सेकंड डिसीजन है। अगर आपने वहाँ पे कर दिया तो आप कामयाब हैं, वरना आपकी वहाँ पे नाकामी है। इसी तरह एक आम आदमी के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप टाइम के अलावा आपके दूसरे उसमें डिसिप्लिन आना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे तो आप अगर वैसे भी देखें तो आप उस दौड़ में, ज़िंदगी की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफ़ी अवेयरनेस भी है और लोग आगे से अपने आप को उस तरह सवार भी रहे हैं जिस तरह आगे चलना है दुनिया में। तो इंशाल्लाह वक्त अच्छे हैं आगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। और वही वाली बात है कि एक मुसलमान तो किसी भी हालात में मायूस नहीं होता। और वो कहते हैं ना व्हेन द सिचुएशन गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो अच्छा, आपकी तरफ चलते हैं सर। आप ये मुझे बताइए, स्पोर्ट्स से कोई लगाव है आपको? मतलब कि फिजिकल फिटनेस तो होती होगी जो हम देखते हैं, ट्रेनिंग हो रही है, पीटी हो रही है, परेड हो रही है, मार्च पास्ट हो रहा है, लेकिन अभी जैसे मैं आपको रेलेवेंसी क्रिएट करना चाह रही हूँ, परसों आपने देखा जी पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ और वो जो ना डिजास्टर्स में हम एक कौम बन के उभरते हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान में एक कौम बन के उभरते हैं, तो पूरी कौम यकजा नजर आई। कोई मजहबी तफरीक नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं थी, एक कौम थी और हम थे। तो आपको कुछ लगाव है क्रिकेट से? बिल्कुल है मैम। और मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी होने के नाते क्रिकेट एक ऐसे गेम है जो हर किसी को पसंद होनी चाहिए, आनी चाहिए, उसका शौक़ और लगाव होना चाहिए। और फिर जैसे आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच की बात होती है तो फैसिनेशन बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट जो है वो एट इट्स पीक होती है। और इट्स अ वेरी बिग डे फॉर एवरीवन, स्पेशली द पीपल इन पाकिस्तान एंड इंडिया। और फिर वो ये है कि हमारी क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि हम पाकिस्तान इंडिया के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए व्हेनेवर देयर इज़ अ क्रिकेट मैच तो हमारी एक्साइटमेंट आई वुड रादर से कि एक नॉर्मल आदमी से थोड़ी फर्दर ज़्यादा होती है कि एक और मार्का आया है, एक और मार्का। और एग्जैक्टली हम उसको जंगी बना देते हैं दोनों तरफ से। उनको भी यही होता है कि अगर हार के गए तो फिर हमारी कोई लाइफ नहीं है। फिर वो यही होता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग फ्लाइट से वापस अपने वतन वापस आ रहे होते हैं, एक उसमें नहीं होता। लेकिन ये होता है कि कोई मैसेज मतलब देना चाहिए कि ये जो स्पोर्ट्स होती चीज़ें नेशंस को करीब भी लाती हैं। मतलब कि ये हमारी प्रोटेक्शन डिफेंस के लिए ठीक है, बट इट्स नॉट दैट कि जी हर वक्त हम जंगी लड़ते रहें। तो मतलब कुछ इस बारे में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जस्ट कि वो क्रिकेट टीम आपको देख रही है, वो कहेंगे थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। बिल्कुल ऐसे ही एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो इट्स जस्ट अ गेम।
एक स्पोर्ट्स है, ज़ाहिर है उस टाइम पे वो स्पिरिट होना अपने मुल्क के लिए, वहाँ पे भी वो भी एक लड़ने का मैदान ही है, लेकिन वो लड़ाई ऐसी नहीं है, वो आपने जिस तरह का ब्रिज क्रिएट करने का मैदान है बिल्कुल। तो वो लोगों को और करीब लाता है, इस तरह और क़ुर्बत आपस में लोगों की पैदा होती है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड दैट यू लिव इन पीस रादर देन यू आर एट वॉर। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारे पास वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। मैं चाहूँगी कि जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें उन तमाम आवाम को जो इस टाइम पे आपको देख रही हैं। जी असद साहब। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो हमारे मुल्क के ऊपर हालात गुज़र रहे हैं उसमें अफ़वाज पाकिस्तान के साथ जो अवाम पाकिस्तान है उनको भी इकट्ठा चलने की, एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और मैं भी देख रहा हूँ कि टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं है उस सैलाब के इलाके से, वो खड़े हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह हमें इसमें से निकाले और हम सुरखरू होकर निकलें। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए याद दहानी भी है कि अगर हम इसमें से कोई सबक सीखना चाहें तो हम ये सीख सकेंगे कि जब भी अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान या पाकिस्तान की मुकम्मल कौम एक फोरम पे यकदिल होकर चलते हैं तो हम किसी भी बड़े से बड़ी चोटी को सर कर सकते हैं। बेशक। तो अपनी आप पर भी भरोसा रखें, अल्लाह पे ईमान रखें और अपनी अफ़वाज पाकिस्तान पे भरोसा रखने के साथ साथ उनका साथ दें कि अगर वो चलें तो जिस तरह आपको रात को सोने से पहले वो तसल्ली होती है कि कोई हमारे लिए जाग रहा है, तो इस तरह जब अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क में आएँ तो उनके अंदर ये तसल्ली हो कि आगे से अवाम जो है हमारे साथ चल के उस मसले को या उस आफत को ख़त्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अमेजिंग मैसेज और बड़ा गहरा मैसेज है। जी स्कॉटन लीडर याह्या साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस में यही कहूँगा कि मुल्क अभी बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन ये एक और इम्तिहान है हमारे लिए। हमने इससे बड़े बड़े इम्तिहान हमारे मुल्क ने देखे हैं और हम एक कौम होके आगे बढ़े हैं उससे। तो इसमें भी मैं कौम को कहूँगा कि उठें। वैसे तो माशाल्लाह हमारी कौम हमेशा ही ऐसे मौक़ों पे एक हो जाती है, एकजान हो जाती है और एक साथ मिलकर मदद करती है, अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ के मदद करती है। लेकिन अभी ज़रूरत है कि अभी जिन लोगों को अभी भी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और उसी तरह के अपने अफ़वाज पाकिस्तान या कोई NGOs या गवर्नमेंट का इदारा जहाँ भी मदद कर रहा है तो अवाम, आम पब्लिक उनकी सपोर्ट करें। वहाँ पे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि एक ऐसी नागानी आफत है जिससे अभी अकेले किसी एक इदारे से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है। पूरी कौम को एक होना पड़ेगा और आगे मिल के इस हालात से निपटना पड़ेगा। स्कॉटन लीडर असद साहब, आपका स्कॉटन लीडर याह्या, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस टुडे। और बिल्कुल जनाब, जाते जाते जैसे इन्होंने मैसेज किए, इन्हीं के मैसेज को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगी कि जैसे कि इन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के साथ अवाम पाकिस्तान, वी ऑल नीड टू बी ऑन वन ग्रिड। ये जो आफत आई है, ये जो इवन के मुल्क के लिए अगर इस आफत के बगैर भी हम देखें तो वी ऑल नीड टू बी, जिस तरह इनकी वजह से अवाम को हौसला मिलता है, अवाम ने भी इनका हौसला बढ़ाना है ताकि ये उसी अज़म से, उसी हौसले के साथ सामने जाके दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसका मुकाबला कर सकें। और हर तरह की आफत का हम एज अ नेशन एक कौम बनने की ज़रूरत है। और बहुत प्यारी बात आपने भी की याह्या साहब के कोई भी एक इदारे के बस की बात नहीं है कि वो इस आफत से या किसी भी आफत से निकले। ये एक कौम होती है, अगर ये लोग भी वहाँ जाके फ़ाइट करें तो इनके पीछे भी वो कौम की दुआएं, वो उनके एहसासात, वो जज्बात, वो प्यार शामिल होता है जो इनको हिम्मत और ताकत देता है किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए। और इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।